अनटाइटल्ड चैप्टर 131। आज टेल्स ऑफ पैलेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिन था और ईशानी एक फोटोग्राफर के साथ वहां पर पहुंच गई थी। जब ईशानी कंपनी से निकल रही थी तब भी नंदिनी को उसकी काफी चिंता हो रही थी। नंदिनी ने उस आग्रह किया था कि अगर वहां कुछ भी गलत होता है तो वह अपनी प्रोटेक्शन करे। अपने लिए नंदिनी को इतना फिक्रमंद होता हुआ देखकर ईशानी काफी प्रभावित हुई थी। वह बार बार उसे आश्वासन दे रही थी कि वह निश्चित रूप से बिल्कुल सही सलामत वापस लौटेगी। जब ईशानी उसे होटल में पहुंचे जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी तो उसने देखा कि वहां के एंट्री गेट पर ही स्टोर्स के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे। बाहर खड़े हुए सिक्योरिटी गार्ड ने सभी फैंस को सेफ्टी लाइन के पीछे रोक दिया था। हालांकि दोपहर के वक्त उन सभी को अपने ऊपर आसमान में चमक रहे सूरज की वजह से गर्मी का एहसास होने लगा, लेकिन उन सभी लोगों को इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता था। वह सिर्फ अपने फेवरेट स्टोर्स को देखने के लिए बेताब थे। ईशानी आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सभी स्टोर्स के लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह होनी चाहिए कि उनके फैंस बिना किसी शिकायत के उन्हें फॉलो करते हैं। जैसे ही ईशानी होटल में दाखिल हुई उसे फैंस दिखाई दिए जो अपने पसंदीदा स्टोर्स को देखने के लिए बाहर खड़े हुए थे। घूमने फिरने के बाद ईशानी के हाथ में कई सारे बैग थे जो फैंस के छोटे छोटे उपहार से भरे हुए थे। वो टेल्स ऑफ पैलेस के लगभग सभी एक्टर और एक्ट्रेस को जानती थी, देव को छोड़कर जो उसमें एम्परर का रोल प्ले करने वाला था। वह अत्यंत रहस्यमय व्यक्ति था। 3 साल पहले वह अचानक की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में दिखाई दिया था। अपने करियर की शुरुआत उसने एक रोमांटिक ड्रामा में मेल लीड के रूप में की थी। वह अपनी हैंडसम अपीयरेंस और अपनी अच्छी एक्टिंग एबिलिटीज की वजह से रातों रात फेमस हो गया था और उसे एक सीरीज की वजह से ही उसका फैन बेस काफ़ी बड़ा हो गया था। पिछले 3 सालों में उसने टोटल 5 टीवी ड्रामा और एक मूवी बनाई थी और उसके द्वारा किए गए सारे कामों की काफ़ी तारीफ की गई थी। महज 3 सालों के अंदर ही वह एक लीडिंग मेल सेलिब्रिटी बन गया था और पिछले 3 सालों के अंदर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी। उसके जैसा इंसान मीडिया रिपोर्टर के लिए काफ़ी प्रिय होना चाहिए था, लेकिन पिछले 3 सालों से उससे रिलेटेड खबरें काफ़ी कम छपती थी। उसके बारे में सभी खबरें सिर्फ उसकी फिल्मों या टीवी शो का ही प्रचार कर रही थी। बेशक ऐसा नहीं था कि मीडिया उनकी खबरें दिखाने नहीं चाहती थी, लेकिन हजार कोशिश करने पर भी उन्हें उससे कोई भी खबर नहीं मिल पा रही थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान वह अपनी मोरल इंटीग्रिटी को बिल्कुल प्रिजर्व करके रखता था। काम हो जाने के बाद वह कभी भी किसी एक्ट्रेस के साथ प्राइवेट कांटेक्ट नहीं रखता था और जब वह किसी शूटिंग पर नहीं होता था तो मीडिया वालों को पता नहीं चलता था कि वह कहाँ है। ऐसा लगता था कि मानो वह दुनिया से गायब हो चुका हो। इसलिए पिछले 3 सालों में मीडिया उस रिलेटेड कोई भी शॉकिंग स्टोरेज ढूंढने के लिए काफ़ी उत्सुक थी, लेकिन जो वह चाहते थे वह उन्हें कभी भी हासिल नहीं हुआ। ईशानी इस वक्त देव श्रीवास्तव के बड़े से पोस्ट के सामने खड़ी हुई थी। सामने खड़ी होकर वह काफ़ी ध्यान से उसे देख रही थी। देव के फेसियल फीचर्स काफ़ी स्ट्रांगली डिफाइंड और अट्रैक्टिव थे। उसकी आंखें बिल्कुल साफ और चमकीली थी। आजकल खासकर इस गंदी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर उसके जैसे इंसान को ढूंढना काफ़ी मुश्किल था और एक मीडिया रिपोर्टर होने के नाते ईशानी चाहकर भी खुद को उसके बारे में और जानने से नहीं रोक पाई। वह उसकी छुपी हुई प्राइवेट लाइफ में जानना चाहती थी। यह शायद मीडिया की कमजोरी थी। अपने दिमाग में चल रहे ख्याल के बारे में सोते हुए ईशानी खुद पर खुद को हंसने से नहीं रोक पाई। वह पीछे मुड़ी और उसने बाकी सभी रिपोर्टर को एक के बाद एक हॉल में आते देखा। उसने जल्दी से अपने फोटोग्राफर को बुलाया और भीड़ के पीछे पीछे हॉल में चली गई। स्टेज के बीच में लगी हुई एलईडी स्क्रीन पर सभी एक्टर और एक्ट्रेस के पोस्ट दिख रहे थे। स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप इंडस्ट्री की जानी मानी मीडिया कंपनी थी, इसलिए उसकी सीटों की व्यवस्था स्टोर्स के पीछे बीच में की गई थी। ईशानी अपनी जगह पर बैठ गई। जब उसने अपनी नजरें उठाकर ऊपर देखा तो उसकी नज़र सामने बड़ी स्क्रीन पर लगे हुए कनिका के पोस्ट पर पड़ी। इस शो में कनिका एक ट्रैजिक कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाली थी। वह अपने पूरे जीवन में केवल सम्राट से ही प्रेम करती थी। वह उसमें एक मिस्ट्रेस थी जो सहने योग्य थी और पक्षपात के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती थी और अंत में वह फीमेल लीड वाली एक्ट्रेस को महारानी बनने में मदद करेगी। ईशानी को कहना पड़ा कि इतना प्यार और अच्छा कैरेक्टर सुनने में कनिका ने बाकी काफ़ी समझदारी वाला काम किया था। ईशानी ने सोचा कि कनिका इस रोल का सहारा लेकर अपनी इमेज ठीक करने के बारे में सोच रही है। इस ड्रामा के प्रोड्यूसर्स ने कनिका को ये रोल प्ले करने के लिए क्यों चुना? क्या अब उन्हें आलोचना भरे रिव्यू की कोई परवाह नहीं है? उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने सुना कि एक रिपोर्टर ने ये सवाल पूछा। उसने सोचा कि यह प्रश्न उपस्थित सभी मीडिया की आवाज़ होना चाहिए।
मैंने सुना है कि उन्होंने इस ड्रामा में इन्वेस्ट किया है, इसलिए जब तक आपके पास पैसा है, भले ही आप एक्टिंग नहीं कर सकते, प्रोड्यूसर्स आपको चूज कर लेंगे। उद्धरण चिन्ह। नमन त्रिपाठी कनिका का मंगेतर है ना। नमन ने कनिका को फेमस बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन उनकी सारी कोशिश से खराब होगी। कनिका के जैसे लोग कभी पॉपुलर नहीं हो सकते, चाहे उन्हें कैसे भी प्रेरित किया जाए। उद्धरण चिन्ह। कनिका के बारे में उनकी शिकायतें सुनते समय ईशानी धीरे धीरे हंस रही थी। सचमुच, जनता पागल नहीं थी। कनिका इस जीवन में तो कभी फेमस नहीं हो सकती थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस निर्धारित समय के आधे घंटे की देरी से शुरू हुई। कहा गया कि कनिका देरी से आई, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिले कर दिया गया। वह बिल्कुल किसी बिजी इंसान की तरह बिहेव करती है, लेकिन हम सब जानते हैं कि उसके पास इस वक्त कुछ काम नहीं है। अगर वह फेमस हो गई तो हमें देर रात तक उसके आने का इंतजार करना होगा। उद्धरण चिन्ह। अन्य रिपोर्टर शिकायत कर रहे थे, लेकिन ईशानी के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। ईशानी कल्पना कर सकती थी कि कल एक खबर आएगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में देरी हुई क्योंकि एक अभिनेत्री ने समय की समझ के बिना लीडिंग लेडी होने का नाटक किया। कनिका ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी हरकतें करने से वह अपनी इमेज साफ करने के बजाय उसे और भी ज्यादा खराब कर लेगी। सेलिब्रिटीज के लाउंज में कनिका पीले चेहरे के साथ वॉशरूम से बाहर चली गई। उसकी असिस्टेंट ट्विंकल जल्दी से आगे आई और उसे सहारा देते हुए चिंता के साथ उससे पूछा, कनिका, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम बीमार महसूस कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। कनिका ने अपनी छाती पर हाथ फेरा और जल्दी वह फिर से काफी बीमार महसूस करने लगी। सौर प्लम्स। उद्धरण चिन्ह। उसे बार बार उल्टियां आ रही थी। खुद को ठीक करने के लिए उसने अपने असिस्टेंट को कुछ शोर प्लम्स लाने के लिए कहा। वह खाने के बाद उसे कुछ हद तक राहत महसूस हुई। कनिका, मुझे डर है कि तुम स्टेज पर उल्टी कर दोगी। उद्धरण चिन्ह। बाहर काफी सारे रिपोर्टर्स मौजूद थे। अगर कनिका के साथ कैमरे के सामने ऐसा कुछ हो जाता तो वह कल जरूर सुर्खियां बटोरेगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस कुछ समय दो। उद्धरण चिन्ह। कनिका सामने रखे हुए सोफे पर बैठ गई और सामने की तरफ झुक गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। क्या ईशानी आ गई है? उद्धरण चिन्ह। उसने पूछा। ट्विंकल ने अपनी गर्दन हिलाए और बोली, हाँ। उद्धरण चिन्ह। अच्छी बात है। श्वेता ने आराम से अपनी आंखें बंद कर ली। सेलिब्रिटीज एक के बाद एक एंटर कर रहे थे। सबसे आखिर में एंट्री कनिका ने ली थी। वह मेल और फीमेल लीड की तुलना अधिक अहंकारी थी। जैसा कि उसे उम्मीद थी, आसपास के लोगों ने उसके दोबारा से शिकायत की। ईशानी के नज़ारे कनिका पर पड़ी, जो अपने असिस्टेंट की मदद से अंदर आ रही थी। कनिका के चेहरे का रंग पीला पड़ गया था और ऐसा लग रहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। कनिका इस वक्त प्रेग्नेंट थी, लेकिन फिर भी वह इस ड्रामा में एक्ट करना चाहती थी। वह पॉपुलर होने के लिए कितने बेताब थी। हॉस्टल सबसे पहले सबको खुद के बारे में बताया और फिर उसने प्रोड्यूसर और सभी सेलिब्रिटीज का परिचय दिया। जब देव मंच पर आया तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसके फैंस विशेष रूप से उत्साहित थे और जोर जोर से चिल्लाने लगे। ईशानी ने अपना कैमरा निकाला और उसे स्टेज पर केंद्रित कर दिया। उसके बाद उसने लगातार की तस्वीरें ली। तस्वीरों में दिख रहा था कि वह आदमी मुस्कुरा रहा है। ईशानी का पूरा फोकस अपने काम पर था। तभी अचानक वह मुंडा और ईशानी की तरफ देखने लगा। उसके अचानक ऐसा करने की वजह से ईशानी चौंक गई और जरा सा कांप उठी। हालांकि देव ने तुरंत दूसरी ओर देखा। ईशानी को लगा कि वह ज्यादा सोचती है। ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, इसलिए वह जानबूझकर उसकी ओर मुड़कर तो नहीं देखेगा। देव होस्ट के सभी सवालों का शांति से और अच्छे तरीके से जवाब दे रहा था, जैसे कि वो तैयारी करके आया हो। ईशानी को अचानक देव का इंटरव्यू लेने का ख्याल आया। सच कहा जाए तो उसने अभी तक पहले केवल अभिमान में इस तरह की शांति अच्छी थी, इसलिए वह देव के बारे में जानने के लिए वास्तव में उत्सुक थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ी। फिल्मिंग सेरेमनी के बाद अब मीडिया इंटरव्यू का टाइम था। हर कोई उनसे सवाल पूछने के लिए छटपटा रहा था और सभी सेलिब्रिटीज ने शांति से उनके सभी सवालों का जवाब दिया। ईशानी ने कनिका की तरफ देखा जो देव के पास खड़ी थी। जब उसने पूछा कि क्या कोई और सवाल है तो उसने अपने हाथ उठाते हुए अपनी आंखें सिकोड़ ली। आपका सवाल क्या है? उद्धरण चिन्ह। होस्ट ने उसकी तरफ इशारा करके पूछा। ईशानी खड़ी हुई। उसने होस्ट से माइक्रोफोन लिया और कनिका पर तीखी नजर डाली। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि मिस कनिका प्रेगनेंसी के दौरान अपनी बेस्ट एक्टिंग कैसे कर सकती है? उद्धरण चिन्ह। ईशानी के इस तीखे सवाल ने वातावरण को तीव्र स्थिति में पहुंचा दिया।
बाकी सभी रिपोर्टर्स में यह सवाल पूछना चाहते थे लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करने को कहा गया था। अगर उन्होंने ऐसा पूछा तो उनके ऊपर चार्ज लगाया जाएगा, इसलिए हर किसी को समझौता करना पड़ा था। ईशानी का सवाल सुनकर बाकी रिपोर्टर तुरंत उत्साहित हो गए। उसके साहस की सराहना करने के साथ साथ अब वह कनिका के जवाब की प्रतीक्षा भी कर रहे थे। मंच पर बैठी हुई कनिका का चेहरा पीला पड़ गया। उसने गुस्से भरी आंखों के साथ ईशानी की ओर देखा। भले ही उसका दिल ईशानी के लिए नफरत से भर गया था, फिर भी उसने अपने चेहरे पर एक मुस्कान खींच ली। शूटिंग में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और मेरा हिस्सा पहले खत्म हो जाएगा, इसलिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरी प्रेगनेंसी फिल्म की प्रोग्रेस को अफेक्ट करेगी। ईशानी उसके सैयद उत्तर से थोड़ी निराशा हुई, लेकिन वह उसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहती थी। फिर उसने एक और तीखा सवाल दागा। मैंने सुना है कि मिस कनिका ने इस ड्रामा में इन्वेस्ट किया था। क्या ये सच है? उद्धरण चिन्ह। नहीं, ये सच नहीं है। उद्धरण चिन्ह। तो फिर आपको यह इम्पोर्टेंट रोल कैसे मिल गया? उद्धरण चिन्ह। प्रोड्यूसर वरुण ने मुझे मेरी एबिलिटीज़ के लिए चुना है। मुझे उनकी पसंद पर विश्वास है और मैं उन्हें निराश नहीं करूंगी। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 132। ईशानी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कनिका से सवाल जवाब कर रही थी। मैंने सुना है कि मिस कनिका ने इस ड्रामा में इन्वेस्ट किया था। क्या ये सच है? उद्धरण चिन्ह। नहीं, ये सच नहीं है। उद्धरण चिन्ह। तो फिर आपको यह इम्पोर्टेंट रोल कैसे मिल गया? उद्धरण चिन्ह। डायरेक्टर वरुण ने मुझे मेरी एबिलिटीज़ के लिए चुना है। मुझे उनकी पसंद पर विश्वास है और मैं उन्हें निराश नहीं करूंगी। उद्धरण चिन्ह। क्या ऐसी बात है? फिर मैंने ये क्यों सुना कि डायरेक्टर वरुण ने पहले किसी दूसरी एक्ट्रेस को चुना था? वो एक्ट्रेस काफ़ी समय से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है और उसने पहले काफ़ी सारे अच्छे टीवी शोज किए थे। आपको क्या लगता है कि आप उसे किस तरीके से बेहतर है? उद्धरण चिन्ह। आपने कहा कि आपने इसके बारे में सुना है, तो प्लीज़ इस तरीके की छुट्टी खबर पर विश्वास मत कीजिए। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने जो भी सवाल उठाए थे कनिका ने उसे आसानी से संभाल लिया, इसलिए वह अपनी आत्मसंतुष्टि को छिपा नहीं सकी। ये वही हुआ जिसकी ईशानी को उम्मीद थी। वह टेढ़ा मुस्कुराया और उसने अपना अगला सवाल किया। मिस कनिका, आप इस सीरीज के अंदर एक ऐसा किरदार निभाने वाली है जो परिवार की खातिर अपनी खुशियों को त्याग कर सकती है। वो लड़की होते हुए भी अपने माता पिता को कभी लड़की की कमी महसूस नहीं होने देती और अपने भाई बहनों को भी काफ़ी प्यार करती है। क्या आप वास्तव में ऐसे इंसान हैं? उद्धरण चिन्ह। ईशानी के इस सवाल पर लोगों की हंसी छूट गई। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हर कोई जानता था कि किस तरीके से कनिका ने अपनी ही बहन के मंगेतर को चुरा लिया था। तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि वह अपने भाई बहनों से प्यार करती हो? कनिका आप शांत नहीं थी। उसके लिए माहौल काफ़ी शर्मनाक हो गया था। होस्ट को प्रोड्यूसर्स के इंस्ट्रक्शंस प्राप्त हुए और उसने ईशानी के हाथ से माइक्रोफोन छीन लिया। अगर कोई लोकेशन पूछना चाहता है तो कृपया ड्रामा के बारे में कुछ प्रश्न पूछे। थैंक यू। उद्धरण चिन्ह। माइक्रोफोन हटा दिए जाने के बाद ईशानी ने उदासीनता से अपने होंठ मुड़े। वैसे भी उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। अगले दिन की हेडलाइन काफ़ी दिलचस्प होने वाली थी। देर से आना, बिना बात की अकड़ दिखाना, पैसे लेकर किसी दूसरी सेलिब्रिटी के रोल को हथियाना। इनमें से कोई भी एक सेलिब्रिटी के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर सकता है। बाकी रिपोर्टर सवाल पूछते रहे लेकिन ईशानी खड़ी हो गई और कैमरामैन के साथ वहां से चली गई। उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि स्टेज पर एक ऐसा शख्स मौजूद था जो लगातार उसे ही देख रहा था। जब तक वह दरवाजे से बाहर नहीं चली गई वह तब तक उसे ही देखता रहा। जैसे ही ईशानी वहां से बाहर निकली उसे वहीं पर रोक दिया गया। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और ऐसा चेहरा देखा जिसे वह देखना नहीं चाहती थी। उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली और ठंडा स्वर में कहा, मेरे रास्ते से हटो। उद्धरण चिन्ह। हालांकि उसके सामने खड़ा हुआ इंसान बिल्कुल भी नहीं मिला। ईशानी ने एक गहरी और लंबी सांस ली और उसे पर अपना समय बर्बाद न करने का फैसला किया। इसलिए वह उससे बचने की कोशिश करते हुए एक तरफ चली गई। अप्रत्याशित रूप से उस इंसान ने फिर से उसे रोक लिया। वह बाएं ओर मुड़ गई तो वह भी बाएं ओर मुड़ गया। वह दाएं ओर मुड़ गई तो वह भी दाएं ओर मुड़ गया। वह उसे जाने नहीं दे रहा था। नमन, तुम्हें क्या चाहिए? उद्धरण चिन्ह। ईशानी उस पर चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। जिस व्यक्ति ने उसे रोका था वह नमन था, एक ऐसा ही व्यक्ति जिसे वह बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती थी। कुछ नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें आज बैंक्वेट पर इनवाइट करना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ईशानी के गुस्से की तुलना में नमन काफी शांत और संयमित था। नमन, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारा इनविटेशन एक्सेप्ट करूंगी?
उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने उसकी तरफ मजाकिया दृष्टि से देखा। कनिका को पहली बार किसी ड्रामा में इतना अच्छा रोल प्ले करने को मिला। उद्धरण चिन्ह। तो क्या? उद्धरण चिन्ह। तुम उसकी बहन हो, तुम्हें उसे पर गर्व महसूस होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। नमन काफी बेशर्म था। ईशानी को उसे पर हंसी आ रही थी और उसने अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, नन ऑफ माई बिजनेस। उसके बाद वह चली गई और होटल के एंट्री गेट की तरफ बढ़ गई। ईशानी, क्या तुम डरती हो? उद्धरण चिन्ह। उसके पीछे से नमन की आवाज आई। वो रुकी तो उसने आगे कहा, क्या तुम्हें डर है कि हम तुम्हारे साथ कुछ करेंगे, इसलिए तुम बैंक्वेट पर आने की हिम्मत नहीं कर पा रही हो? उद्धरण चिन्ह। ईशानी जानती थी कि वह उसको उकसाने की कोशिश कर रहा है। वैसे उसने जो कहा वह सच ही था, वे वास्तव में उसके साथ कुछ करना चाहते थे, वरना वह लोग कभी उसे इनवाइट नहीं करेंगे। अब जब भी उसके साथ एक खेल खेलना चाहते थे, तो अगर वह उनके साथ नहीं खेलता तो कैसे मजा आता। मैं वह घूमी और उसकी आंखों में चमकदार रोशनी झलकने लगी। उसने धीरे से अपने होठों का कोना ऊपर उठाया। नमन, ये सिर्फ एक छोटा सा बैंक्वेट है, मैं भला इससे क्यों डरूंगी? उद्धरण चिन्ह। नमन की आंखों में आत्मसंतुष्टि की झलक चमक उठी। ईशानी उसके जाल में फंस चुकी थी। उन लोगों ने जो भी प्लान किया था वह उसे पूरा करने में सफल हो गए। ईशानी ने अभिमान को उसे बैंक्वेट के बारे में बताया। उसकी बात सुनकर अभिमान कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। ईशानी ने अपने होंठ काटे और ध्यान से कहा, अभी चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रखूंगी। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर बाद अभिमान ने कहा, तुम्हें आशीष को अपने साथ लेकर जाना होगा। उद्धरण चिन्ह। केवल उसके साथ किसी के होने से ही वह सहज महसूस कर सकता था। क्या वह तुम्हारी माँ से मिलने के लिए एब्रॉड नहीं गया है? उद्धरण चिन्ह। उनकी माँ को अपने बच्चों की काफी ज्यादा याद आ रही थी, इसलिए अभिमान ने आशीष को कुछ समय के लिए अपनी माँ के साथ रहने के लिए भेज दिया था। ईशानी को पता था कि उनकी माँ को वास्तव में अभिमान की याद आती है, लेकिन वह इस वक्त काफी ज्यादा बिजी था, इसलिए जा नहीं सकता था। वह तुम्हारी माँ भी है। उद्धरण चिन्ह। आशीष आज वापस घर आ गया है, मैं उसे तुम्हारे साथ जाने के लिए बोल दूंगा। उद्धरण चिन्ह। यदि उसके आशीष के साथ रहने से उसे सहज महसूस होता है, तो उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वह बैंक्वेट वास्तव में टीवी शो की फिल्मिंग की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए प्रोड्यूसर्स के द्वारा आयोजित किया गया था। कुछ जर्नलिस्ट को एंटरटेन करने के लिए भी यह रखा गया था। सॉरी, माय गर्लफ्रेंड इज देयर। उद्धरण चिन्ह। न जाने कितनी ही बार आशीष दूसरी औरतों को ये बात बोल चुका था। ईशानी, कभी कभी तो मुझे लगता है कि हैंडसम होना भी गुनाह है। आशीष ने शिकायत की, लेकिन उसकी आंखें मुस्कुरा रही थी। ईशानी ने अपनी आंखें घुमाए और कहा, तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम हैंडसम हो? उद्धरण चिन्ह। शो, तुम मुझे हमेशा से जानती हो। आशीष ने ईशानी को आंख मारी। ईशानी के होठों पर एक मुस्कान आ गई। वह आशीष के बारे में इतना तो जानते थे कि वह बहुत ज्यादा आत्ममुग्ध है। आशीष उन महिलाओं को मना करने में व्यस्त था, जबकि ईशानी उब चुकी थी और मिठाई खा रही थी। वह दोनों इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि कुछ ही दूरी पर खड़े कुछ पुरुष और महिलाएं उन पर नजर रख रहे थे। क्या ये वही आदमी है जिसके बारे में तुम्हें कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली? उद्धरण चिन्ह। जेसिका ने ईशानी के बगल में खड़े हुए आदमी की तरफ देखा। उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थी। दूर खड़े होने की वजह से वह उसे क्लियरली नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसके एलिगेंस और उसके अच्छा फिगर से उसके हैंडसम लुक का पता चल रहा था। हाँ, ये वही है। उद्धरण चिन्ह। उसे आदमी को दोबारा ईशानी के साथ देखकर नमन की आंखें गहरी हो गई। जेसिका ने धीरे से अपने हाथ में पड़े हुए गिलास में से वाइन का सिर्फ लिया। धीरे धीरे आशीष पर उसकी निगाहें गहरी होती जा रही थी। ये हमेशा ईशानी के साथ ही रहता है, और इसके होते हुए हम उसके साथ कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बात कहते हुए कनिका की टोन थोड़ी चिंतित थी। कनिका इस अवसर से चूकना नहीं चाहती थी। शांत हो जाओ, ठीक है? जेसिका ने अप्रसन्नता से उसकी ओर देखा। हम लोग बैठकर सही मौका आने का इंतजार करते हैं। उद्धरण चिन्ह। उसने अपना हाथ उठाया और एक लड़की आगे आ गई। उद्धरण चिन्ह। ये उद्धरण चिन्ह। कनिका और नमन ने हैरान होकर एक दूसरे को देखा। क्या तुम दोनों ही नहीं कहा कि वह हमेशा ईशानी के साथ ही रहता है? इसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो क्यों ना मैं उसे ईशान से दूर कर दूं? जेसिका के होठों पर एक भयावह मुस्कान फैल गई। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, बैंक्वेट में पार्ट लेना सबसे ज्यादा बोरिंग काम है। आशीष ने बोरियत से उबासी ली। सचमुच बहुत ज्यादा बोरिंग है। ईशानी ने अपने हाथ में पड़ी हुई फ्रूट वाइन का घूंट लिया और चारों ओर देखा।
उसके आसपास लोग ग्रुप बनाकर खड़े हुए थे और एक दूसरे से बात करते हुए हंस रहे थे। तो फिर चलो वापस चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। आशीष ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा, उसकी आंखें संभावना से चमक उठी। ईशानी मुस्कुराए और उसने कहा, क्या तुम सच में वापस जाना चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। आज जैसे ही मैं घर लौटा, मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए तुम्हारे साथ भेज दिया गया। मुझे अभी तक ठीक से आराम करने का मौका भी नहीं मिला है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही वह बोला, उसने फिर से जमाई ली। ईशानी ने उसके आंखों के नीचे हल्के डार्क सर्कल्स को देखा, उसके चेहरे पर थकावट थी। ये देखकर उसे तुरंत अफसोस हुआ। अगर वह इस मैग्नेट में शामिल नहीं होती तो उसे उसके साथ जाने के लिए नहीं कहा जाता। ईशानी ने तुरंत फैसला किया और कहा, चलो वापस चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। तुम बहुत अच्छी हो। उद्धरण चिन्ह। आशीष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके बचकाने एक्सप्रेशंस को देखकर ईशानी मुस्कुराए और उसने अपना सिर हिलाया। वह उसे उम्र में बड़ा था, लेकिन उसे ऐसा लगता था जैसे वह उसका छोटा भाई है। जैसे ही वे निकलने वाले थे, कोई गलती से आशीष से टकरा गया। आशीष लड़खड़ाया और तेजी से उसे व्यक्ति को सहारा देने के लिए आगे बढ़ा जो उससे टकराया था। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। उद्धरण चिन्ह। आशीष से टकराने वाली लड़की ने अपना सिर नीचे कर लिया और माफी मांगती रही। आशीष ने उसे लड़की को छोड़ दिया और से पीछे से खेल दिया। उसके चेहरे के भाव काफी अलग हो गए थे। उसने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगली बार से ध्यान रखना। उद्धरण चिन्ह। फिर उसने अपना से नीचे कर लिया। जैसे ही उसे अपने सीने पर कुछ ठंड महसूस हुआ, उसे एक बड़ा पूर्वाभास हुआ। जैसा कि उसने सोचा था, उसकी शर्ट रेड वाइन से भीगी हुई थी और उसकी शर्ट के ऊपर रेड वाइन अलग से दिखाई दे रही थी। ऐसा करने वाली उसके सामने खड़ी हुई लड़की थी, जो अभी भी अपना सिर झुकाए हुए खड़ी थी। ईशानी उसके बगल में खड़ी होकर चुपचाप सब कुछ देख रही थी, उसकी आंखें चमक रही थी। ये मुसीबत के आने का संकेत था। आशीष, तुम वॉशरूम में जाकर अपनी शर्ट साफ कर लो, वरना इस तरह बाहर निकलना तुम्हारी काफी अजीब हो जाएगा, ईशानी ने कहा। लेकिन आशीष ने झिझकते हुए भौहें सिकोड़ ली। अभिमान ने उससे कहा था कि वह हर समय उसके साथ रहे। अगर उसके जाने के बाद ईशानी किसी मुसीबत में पड़ जाती, तुम अपना टास्क पूरा नहीं कर पाता। तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। ईशानी जानती थी कि वह किस बारे में चिंतित है, लेकिन कुछ परेशानी जरूर आने वाली थी और उसने उनसे ना छुपाने का फैसला किया। आशीष ने उसकी तरफ देखा और आह भरते हुए कहा, ठीक है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, तुम कहीं मत जाना। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, तुम जाओ, मैं यही हूँ। उद्धरण चिन्ह। आशीष ने उसे लड़की की तरफ देखा जो उसे टकराई थी और बाथरूम की ओर चला गया। तुमसे ऐसा करने के लिए किसने कहा था? उद्धरण चिन्ह। जैसे ही आशीष वहां से गया, ईशानी ने तुरंत अपने चेहरे की मुस्कुराहट वापस ले ली और उसे महिला पर तेज नजर डाली जो आशीष से टकराई थी। उसने देखा कि उसे लड़की का शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। ईशानी ने अपनी भौहें ऊपर उठाए, तुम गरिमा हो ना? उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 133। आशीष के बाथरूम जाने के बाद ईशानी ने उसे लड़की की तरफ देखा और उससे कहा, तुम गरिमा हो ना? उद्धरण चिन्ह। उसके सामने खड़ी औरत ने तुरंत अपना सिर ऊपर उठाया और आश्चर्य के साथ ईशानी की तरफ देखने लगी। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसे पहचान लेगी। ईशानी ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, गरिमा, उम्र महज 20 साल, जो मुंबई इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग में सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी, को उसके मासूम और सुंदर दिखने के कारण 18 साल की उम्र में ही एक स्टार स्काउट के द्वारा चुना गया था। तुमको पर्ल एंटरटेनमेंट ग्रुप द्वारा साइन अप किया गया था और तुमने पिछले साल के हिट ड्रामा फॉल्ट इन और स्टार में नौकरानी का रोल प्ले किया था। उद्धरण चिन्ह। कौन हो तुम? तुम मेरे बारे में कैसे जानती हो? उसे लड़की को उम्मीद नहीं थी कि ईशानी उसके बारे में इतना कुछ जानते होगी। उसके मुंह से ये सारी बातें सुनकर वो तुरंत घबरा गई। ईशानी ने अपने कंधे उसका दिए। एक मीडिया वर्कर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में काफी कुछ जानता है। उद्धरण चिन्ह। गरिमा की खूबसूरत भौहें आपस में जुड़ी हुई थी। उसने अपने सामने खड़ी हुई लड़की की तरफ देखा और उसे अज्ञात रूप से परिचित महसूस हुआ। अचानक उसने कहा, तुम ईशानी हो? ईशानी मुस्कुराए, हाँ, आई एम ईशानी। उद्धरण चिन्ह। क्या तुम सचमुच ईशानी हो? उद्धरण चिन्ह। वह इतनी उत्तेजित थी कि उसकी आवाज कांपने लगी। मैं हूँ। वॉट, सर रोन? ईशानी थोड़ा कंफ्यूज थी। गॉड, मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। यू डोंट नो, लेकिन आप मेरी आइडल हो। ऐसा लग रहा था कि वह उत्तेजना के कारण जोर से चिल्लाना भी चाहती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा कोई फैन भी होगा।
ईशानी को लगा कि ये थोड़ा मजाकिया था। सच कहूँ तो वह थोड़ा उत्तेजित महसूस कर रही थी। उसे महसूस हुआ कि दूसरों के द्वारा एडमिरे किया जाना काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब इस बात में कोई आश्चर्य नहीं था कि इतने सारे लोग सेलिब्रिटी बनना चाहते थे। ईशानी, 1 मिनट रुको। गरिमा अचानक भाग गई। ईशानी ने असमंजस के साथ उसकी तरफ देखा। वह भागते हुए उसे टेबल के पास गई जहां पर हर तरीके की वाइन रखी हुई थी। कुछ ही देर बाद वह अपने हाथों में 2 वाइन के गिलास लेकर वापस आ गई। वह उसके पास आई और आशा से उसकी ओर देखने लगी। ईशानी, आज मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। क्या मैं आपके साथ एक ड्रिंक कर सकती हूँ? उद्धरण चिन्ह। गरिमा काफी प्यारी लड़की थी। उसकी आंखें साफ और सुंदर थी। उसके प्यार चेहरे की वजह से लोगों पर उसके बारे में अच्छा प्रभाव पड़ता था। गरिमा की बिहेवियर की वजह से अनजाने में ही ईशानी थोड़ा रिलैक्स हो गई। ऑफ कोर्स, ईशानी मुस्कुराए और उसने उसके हाथ में से वाइन का गिलास ले लिया। चीयर्स। उन लोगों ने अपने ग्लास को आपस में टकराया। ईशानी गरिमा की तरफ देखकर मुस्कुराए और फिर उसने अपना गिलास ऊपर उठकर पीने के लिए अपने मुंह की तरफ बढ़ाया। गरिमा लगातार ईशानी की तरफ देख रही थी और अपनी वाइन की छोटी छोटी सीप ले रही थी। जब उसने देखा कि ईशानी भी वाइन पी रही है तो उसकी आंखें चमक उठी और उसने एक राहत की सांस ली। आई फील हॉट। उद्धरण चिन्ह। ईशानी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे जलते हुए चूल्हे पर रख दिया गया हो, जो काफी गर्म और असहज महसूस हो रहा था। उसके शरीर पर पसीना आ रहा था। वह अपने शरीर के अंदर काफी तेज गर्मी महसूस कर पा रही थी। ईशानी को बिस्तर पर लेटे हुए देखकर वरुण काफी ज्यादा पैशनेट हो गया। अगर इस वक्त उनके कमरे में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं होता तो वह कब का अपना आपा खो चुका होता। ईशानी को अपने सामने देखकर उसके लिए खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। जेसिका ने वरुण की ओर मजाकिया दृष्टि से देखा, जो इस वक्त काफी ज्यादा मनहूस और नीच लग रहा था। अपनी अभी तक की जिंदगी में वह न जाने कितनी ही एक्ट्रेस के साथ सोया होगा। हालांकि केवल इस तरह का आदमी ही ईशानी की पूरी रेपुटेशन को खराब कर सकता है और उसे चोट पहुंचा सकता है। ये सोचकर कि ईशानी अगली सुबह उठेगी और उसे पता चलेगा कि उसके साथ वरुण के द्वारा सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है, तो जेसिका काफी खुश हुई। वह अगली सुबह को देखने के लिए इंतजार नहीं कर पा रही थी। डायरेक्टर वरुण, आपके लिए आज की रात काफी लंबी होने वाली है। मैं अब इसे आपके ऊपर छोड़कर जा रही हूँ। जेसिका वरुण की तरफ देखकर मुस्कुराई, लेकिन वरुण ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। वह लगातार ईशानी को घूर रहा था। जेसिका को इस बात का बुरा नहीं लगा और उसने अपनी बात जारी रखी। डायरेक्टर वरुण, अब जब ईशानी आपको मिल ही गई है तो इसमें हमारे कॉर्पोरेशन के बारे में मत भूलना। उद्धरण चिन्ह। मैं जानता हूँ, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। वरुण ने बेसब्री के साथ उसके सामने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। जेसिका ने एक आखिरी बार बेड पर लेटी हुई ईशानी की तरफ देखा और फिर मोदी और वहां से चली गई। ईशानी, तुमने खुद इसके लिए कहा था, जेसिका ने सोचा। वह बाहर चली गई और उसने दरवाजे पर नमन और कनिका को देखा। जेसिका, क्या तुम्हारा काम हो गया? कनिका चिंतित लग रही थी। हाँ, डायरेक्टर वरुण और ईशानी दोनों अंदर है। जेसिका ने दरवाजा बंद कर दिया और नमन की ओर देखा। नमन, क्या तुम्हें कल सुबह के लिए रिपोर्ट मिल गए हैं? उद्धरण चिन्ह। नमन ने सीधे बंद दरवाजे की ओर देखा। उसने किसी की कोई बात नहीं सुनी थी। जेसिका ने भौहें सिकोड़कर कहा, नमन, तुम क्या देख रहे हो? उद्धरण चिन्ह। अचानक जेसिका की आवाज सुनकर उसने अपनी नजर हटा ली और उसकी ओर देखा। जेसिका, व्हाट हैपेंड? उद्धरण चिन्ह। क्या तुम्हें कल सुबह के लिए रिपोर्ट मिल गए हैं? जेसिका ने नाराजगी के साथ अपना सवाल दोहराया। हाँ, नमन ने जवाब दिया और उसकी नजर अनायास ही दरवाजे की ओर चली गई। क्या तुम अभी भी ईशानी को पसंद करते हो? तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम नहीं चाहते कि उसके साथ कुछ गलत हो? जेसिका ने व्यंग्य के साथ अपना सवाल किया। कनिका ने घबराहट के साथ कहा, बकवास मत करो। नमन मुझसे प्यार करता है। उसने कभी ईशानी से प्यार नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। उसने नमन की तरफ अपनी ऑयब्रो उठाए। राइट। उद्धरण चिन्ह। नमन ने उसको कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने उसका हाथ पकड़ लिया और जेसिका ने कहा, चलो वापस चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद वो कनिका के साथ चला गया और जेसिका वहां से जाने से पहले काफी देर तक नमन की पीठ की तरफ देखती रही। उसके जाने के बाद डायरेक्टर वरुण के बगल वाले कमरे का दरवाजा खुला और वहां से एक लंबा आदमी बाहर आया। वह वरुण के कमरे के दरवाजे के सामने आकर रुक गया और उसने दरवाजे की घंटी बजाई। पहले घंटी बजाने के बाद किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। दोबारा घंटी बजाए लेकिन उसे इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला।
हर नहीं मानी और वह बार बार दरवाजे की घंटी बजाता रहा। कौन है? तुम पागल हो गए हो क्या? आखिरकार दरवाजा खुल गया और वरुण, जो इस वक्त बाथों पहने हुए था, बाहर आया। इससे पहले कि वह क्लियरली देख पाता कि दरवाजे की घंटी बार बार कौन बजा रहा था, वरुण के गाल पर एक जोरदार मुक्का मारा गया और वह दरवाजे से टकरा गया। उसकी अच्छे से पिटाई की गई और अंत में वह केवल असहाय होकर जमीन पर लेट गया। फिर वह आदमी तेजी से कमरे के अंदर चला गया। जब उसने ईशानी को बेड पर देखा तो उसकी काली आंखें तुरंत गुस्से से लाल हो उठी। ईशानी ने अभी तक अपने सारे कपड़े पहने हुए थे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वरुण ने अभी तक उसके साथ कुछ नहीं किया है। उसकी आंखें और भी ज्यादा गहरी हो गई। वह घूम और बाथरूम के अंदर चला गया। जब वह बाथरूम से बाहर आया तब उसके हाथ में एक बाथरोब था। वह आगे बढ़ा, उसने ईशानी को उसे बाथरूम में लपेटा और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। ईशानी, जो इस वक्त बेहोशी की हालत में थी, उसे ऐसा एहसास हुआ कि किसी ने उसे उठा लिया है और उसे उसकी खुशबू कुछ जानी पहचानी लगी। अभी, उसने काफी धीमी आवाज में कहा। ये सुनकर वह आदमी अचानक रुक गया। उसने अपना सिर नीचे किया और ईशानी के लाल चेहरे की तरफ देखा। उसकी काली आंखें स्नेह के साथ छलछला रही थी। ईशानी, वो फुसफुसाया। वह स्थिर कदमों के साथ ईशानी को अपनी बाहों में लिए हुए आगे बढ़ गया। बॉस, इसके साथ क्या करना है? दरवाजे पर इंतजार कर रहे एक काले कपड़े पहने हुए आदमी ने पूछा। उसने वरुण पर ठंडी नजर डाली, जो जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गई, जो बेरहमी से भरी हुई थी। डिसेबल हिम, उद्धरण चिन्ह। आशीष जब बाथरूम से बाहर आया तो उसने ईशानी को हर जगह ढूंढा, लेकिन उसे ईशानी कहीं पर भी नहीं मिली। वह गायब हो चुकी थी। वह एकदम से घबरा गया। उसने सोचा कि वह अभी भी वहीं कहीं होगी, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह उसे ढूंढ नहीं सका और वह उसे तक पहुंच भी नहीं सका। यह महसूस करते हुए कि कुछ गड़बड़ है, उसने तुरंत अभिमान के पास कॉल कर दिया और उसे वहां की स्थिति के बारे में सब बताया। आशीष, अगर उसे कुछ हुआ तो बेहतर होगा कि तुम अपनी पनिशमेंट के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने सख्त लहजे में कहा। आशीष ने अपने दिल पर हाथ रखा और मन ही मन ईशानी की सुरक्षा के लिए दुआ करने लगा। अगर ईशानी को जरा भी कुछ हो जाता तो अभिमान उसे काफी कड़ी सजा देता। आज की रात उसके लिए काफी कठिन होने वाली थी। वह कैसी है? उद्धरण चिन्ह। इंजेक्शन देने के बाद ड्रग का असर कुछ हद तक काम हो गया है। रात की नींद के बाद वह ठीक हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। क्या इससे आगे कुछ होगा? उद्धरण चिन्ह। आमतौर पर ड्रग का असर बाद में कुछ नहीं होता है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी किसी को बात करते हुए और स्पष्ट रूप से सुन सकती थी। वह अपनी आंखें खोलना चाहती थी, लेकिन बार बार कोशिश करने पर भी वह उन्हें खोल नहीं पा रही थी। देव, ये लड़की कौन है? उद्धरण चिन्ह। बेड पर लेटी हुई खूबसूरत लड़की को देखते हुए प्रशांत काफी उत्सुक था। वह जानता था कि देव हमेशा से ही लड़कियों से दूरी बनाकर रखना है, और उसके इस बिहेवियर को देखते हुए लोग उसकी सेक्सुअलिटी पर भी सवाल उठाने लगे थे। लेकिन अब उसके घर में असल में एक लड़की थी और वह काफी खूबसूरत थी। यह उसे काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। अगर मैं तुमसे कहूं तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे जान सकते हो? उद्धरण चिन्ह। देव ने काफी अजीब तरीके से कहा। प्रशांत ने कहा, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तुम मुझसे बिल्कुल भी नहीं जान सकता। उद्धरण चिन्ह। देव आगे बढ़ा और उसने बेड साइड की लाइट काफी डीम कर दी। उसके बाद वह प्रशांत के साथ बेडरूम से बाहर निकल गया। उसका नाम ईशानी अग्निहोत्री है। उद्धरण चिन्ह। लिविंग रूम में पहुंचकर देव सोफे पर बैठ गया। उसने अपनी नजरें उठाकर प्रशांत की तरफ देखा और मुस्कुराया। तो क्या तुम मुझे जानते हो? उद्धरण चिन्ह। ईशानी। प्रशांत उसके सामने बैठ गया और उसकी भौहें आपस में चिपकी हुई थी। उसे लगा कि उसे लड़की का नाम का भी ज्यादा पहचान है और उसने इसके बारे में पहले भी कहीं सुना था। क्या तुम्हें नमन त्रिपाठी की सगाई की खबर याद है? उद्धरण चिन्ह। ऑफ कोर्स, मुझे वह अच्छे से याद है। लेकिन प्रशांत अभी भी काफी कंफ्यूज था। उसने देव के होठों पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान अच्छी। फिर वह अचानक घबरा गया और बोला, ईशानी, ये वही बेचारी लड़की है ना जिसे उसके मंगेतर ने धोखा दिया था? उद्धरण चिन्ह। देव ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अपने शब्दों पर ध्यान दो। उद्धरण चिन्ह। प्रशांत अजीब ढंग से मुस्कुराया, सॉरी, मैं बस थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद उसने उससे पूछा, तो फिर ये यहाँ तुम्हारे साथ क्या कर रही है? उद्धरण चिन्ह। देव ने उसके सवाल का सीधे शब्दों में जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने निहितार्थ के साथ कहा, प्रशांत, ह्यूमैनिटी इस दुनिया में सबसे ज्यादा इविल है।
उद्धरण चिन्ह। प्रसाद उसकी बात सुनकर काफी कंफ्यूज था। अनटाइटल्ड चैप्टर 134। ईशानी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। जैसे ही उसने अपने आसपास देखा तो वह घबरा गई और एक झटके के साथ उठकर बैठ गई। उसे समझ नहीं आया कि वह कहाँ पर है। उसने कंबल उठाकर खुद को देखा और एक राहत की सांस ली। उसने अभी भी अपने कपड़े पहने हुए थे। इस बात का एहसास होने के बाद किसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। उसने कमरे में इधर उधर देखा। वह कमरा काफी बड़ा था और उसे काफी सिंपल, मेच्योर स्टाइल और डार्क कलर के साथ डेकोरेट किया गया था। उसे कमरे को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वह किसी आदमी का कमरा है। तो भला वो यहाँ क्या कर रही थी? एक एक करके उसे पिछली रात की सारी बातें याद आने लगी। आशीष के साथ वह पार्टी अटेंड करने से लेकर आगे तक की सारी बातें। उसे याद था कि वह एक लड़की से मिली थी जिसका नाम गरिमा था। गरिमा। उसकी आंखें अचानक ही सिकुड़ गई। गरिमा ने उसे जो वाइन का ग्लास दिया था उसे पीने के बाद ईशानी के साथ जो कुछ भी हुआ उसे वह कुछ भी याद नहीं था। सॉरी ईशानी, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। मुझे आशा है कि तुम इन सब चीजों के लिए सिर्फ जेसिका को ही दोषी ठहराओगी। उद्धरण चिन्ह। उस समय ईशानी को लगा कि उसने गरिमा को कुछ ऐसी बात कहते हुए सुना था। उसे यकीन नहीं था कि गरीबों ने सचमुच ऐसा कहा था या नहीं। अगर गरिमा और बाकी लोग उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे तो उसके साथ कुछ क्यों नहीं हुआ? वह अभी तक यहाँ क्यों थी? और वह भी बिल्कुल ठीक ठाक। हालांकि अभी इन बातों को सोचने का समय नहीं था। अभी उसे जिस बात की चिंता होनी चाहिए वह है अभिमान और बाकी लोगों से मिलना। उन सभी को उसकी चिंता हो रही होगी। लेकिन इस वक्त तो ठीक कहा। ईशानी बेड पर से उठकर खड़ी हो गई। वह नंगे पैर ही आगे बढ़ रही थी। वह खिड़की के पास पहुंची और उसने पर्दे हटा दिए। पर्दे हटाने के तुरंत बाद ही बाहर से सूरज की किरणें अंदर आ गई और उसने कमरे को रोशनी से भर दिया। अचानक से इतनी रोशनी आने की वजह से उसने अपने हाथों को अपनी आंखों के आगे रख लिया। रोशनी की आदी होते हुए उसने धीरे से अपना हाथ नीचे किया और खिड़की से बाहर देखने लगी। बाहर बनी हुई बड़ी और भाव बिल्डिंग उसकी नज़रों के सामने आई। उसके सामने जो प्रॉपर्टी थी वह राजवंश परिवार की थी। टावर का प्रॉस्पेरिटी उसे शहर का लैंडमार्क भी था। उसने अनुमान लगा लिया कि वह इस वक्त कहाँ थी। अपनी लोकेशन कंफर्म करने के बाद ईशानी पलटी और बैग के पास जाकर अपना फ़ोन ढूंढने लगी। लेकिन उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिला। उसका फ़ोन वहां पर नहीं था। तंग होकर वह बैग के ऊपर बैठ गई और अपने बालों को इरिटेशन के कारण खींचने लगी। कोई इस वक्त जल्द से जल्द अभिमान को कॉल करना चाहती थी और उसे बताना चाहती थी कि वह कहाँ है, ताकि वह जल्द से जल्द यहाँ आए और उसे बचा ले। लेकिन उसे तो अपना फ़ोन ही नहीं मिल रहा था। तो अब वह क्या कर सकती थी? उसने कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देखा और उसके माथे पर बल पड़ गए। वह सोच रही थी कि उसे यहाँ पर कौन लेकर आया है। क्या वह आदमी भी उसे उसी तरीके से नुकसान पहुँचाएगा जैसे जेसिका ने पहुँचाने की कोशिश की थी? इस बारे में सोचते हुए वह और देर तक साथ नहीं रह सकी और उसे घबराहट होने लगी। अगर वह इंसान भी जेसिका की तरह ही हुआ तो वह इस वक्त काफ़ी खतरनाक सिचुएशन के अंदर थी। उसे जल्द से जल्द हाथ से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। वह अभी सोच ही रही थी कि उसे यहाँ से कैसे निकालना है, तभी कमरे का दरवाजा खुल गया। उसने सतर्कता के साथ दरवाजे की ओर देखा। बाहर से एक लंबा और पतला आदमी अंदर आया। जब ईशानी ने इस आदमी की शक्ल देखी तो वह चौंक गई और खड़ी हो गई। तुम यहाँ कैसे हो? उद्धरण चिन्ह। जो आदमी अंदर आया था वह देव था। ईशानी ने उसे कल की ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा था। वह टेल्स ऑफ पैलेस के अंदर मेल लीड था। देव धीरे कदमों के साथ उसके सामने आकर खड़ा हो गया और सौम्य मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम इतना हैरान क्यों हो? उद्धरण चिन्ह। क्या वह बेफिजूल की बात नहीं कर रहा था? वह जी बिल्कुल भी नहीं जानती थी। अभी तक उसने उसे सिर्फ और सिर्फ काम की जगह पर ही देखा था। तो भला वो उसे देखकर हैरान कैसे नहीं होगी? मैं यहाँ क्यों हूँ? ईशानी ने सीधा काम की बात की। किसी ने कल रात में ड्रग दिया था और मैंने तुम्हें बचाया था। उद्धरण चिन्ह। देव के संक्षिप्त उत्तर ने स्पष्ट रूप से बताया कि कल रात उसके साथ क्या हुआ था। पिछली रात उसे गरिमा ने धोखा दिया था, जो चेहरे से काफी मासूम थी। ईशानी को लगा था कि जैसे वह अपने फैन से मिली है, लेकिन गरिमा ने वह सब सिर्फ एक दिखावा किया था। ईशानी के लिए उसके इरादे पहले से ही गलत थे। अगर कल रात देव ने उसकी मदद नहीं की होती तो ईशानी अंदाजा भी नहीं लगा सकती थी कि इस वक्त वह किस तरीके की मुसीबत में होती। थैंक यू। अगर तुम नहीं होते तो मैं ये सोचने तक की भी हिम्मत नहीं कर पा रही कि मेरे साथ अभी क्या होता। ईशानी ने निरंतर भाई के साथ देव की ओर कृतज्ञतापूर्वक देखा।
देव ने सोचा कि अगर वह कल रात ईशानी पर ध्यान नहीं दे रहा होता तो उसे भी नहीं पता होता कि उन लोगों ने ईशानी के साथ क्या कुछ किया था। जेसिका, नमन, कनिका, आनंद त्रिपाठी और गरिमा, वो कभी भी उन लोगों को आसानी से नहीं जाने देगा। उसकी आंखों में खून की प्यास से निर्ममता का एक निशान उभर आया, लेकिन उसने तुरंत उसे छुपा लिया और फीकी मुस्कान बिखेर दी। उसने नम्र स्वर में कहा, योर वेलकम। उद्धरण चिन्ह। ईशानी मुस्कुरा दी। उसने अपने होंठ पीछे और झिझकते हुए उसे पूछा, मिस्टर श्रीवास्तव, क्या आप कुछ देर के लिए मुझे अपना फोन दे सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। मैं अपनी फैमिली को बताना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसने आगे कहा। उसे चिंता थी कि अगर उसने अभिमान से कांटेक्ट नहीं किया तो वह शायद पूरे शहर को उलट पुलट कर देगा। वेट फॉर मी। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कहने के बाद देव कमरे में से बाहर चला गया। थोड़ी ही देर बाद वह अपने हाथ में अपना फोन लेकर कमरे के अंदर वापस आ गया। ईशानी ने उसे थैंक यू कहा और उसके हाथ में से फोन ले लिया। वह चलते हुए विंडो के पास गई और उसने अभिमान का नंबर मिला दिया। उसका नंबर उसे अच्छे से याद था। 1 या 2 बार जाने के तुरंत बाद ही दूसरी तरफ से उसने कॉल पिक कर लिया। ईशानी। दूसरी तरफ से एक घबराई हुई आवाज सुनाई दी। वह परिचित आवाज सुनकर ईशानी का गला रुंध गया और उसने कहा, अभी। सब देव, जो उसे कुछ ही दूरी पर खड़ा था, ने अभी शब्द सुना तो उसके चेहरे के भाव थोड़े गहरी हो गए और उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठी। ईशानी, तुम कहाँ हो? उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपने सामने खड़ी हुई बड़ी सी इमारत की तरफ देखा और अभिमान को अपनी लोकेशन बता दी। उसने अभिमान को वह सब कुछ बताया जो कुछ भी कल रात हुआ था। अभिमान ने जवाब देते हुए कहा, तुम नीचे मेरा इंतजार करो, मैं अभी तुरंत तुम्हें लेने के लिए आता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ओके, मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगी, प्लीज जल्दी आना, उसने कहा और कॉल कट कर दिया। अपने घरों पर लुढ़क आए आंसुओं को पोंछते हुए ईशानी मुड़ी और देव की तरफ देखकर शर्मिंदगी के साथ मुस्कुराई। सॉरी, मैं बिल्कुल किसी रोने वाले बच्चों की तरह बिहेव किया। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपने कंधे उसका दिए। देव ने उसे अपनी आंखों की गहराइयों में प्यार के साथ देखा। वह मन मंद मुस्कुराया और बोला, जो इंसान आसानी से रो देता है उसका दिल आमतौर पर कोमल और सुंदर होता है। उद्धरण चिन्ह। उसे छोटी लड़की की तरह जो हमेशा छोटे जानवरों के लिए रोती थी। देव, देव, देखो ये छोटी चिड़िया मर गई है। अपने हाथ में एक छोटी मरी हुई चिड़िया को पकड़े हुए वह छोटी सी लड़की रोते हुए बोल रही थी। वो लड़की खुद बिल्कुल किसी छोटी सी गुड़िया की तरह थी। मिस्टर श्रीवास्तव, मिस्टर श्रीवास्तव। उद्धरण चिन्ह। देव, जो अपने यादों में डूबा हुआ था, होश में आया और उसकी आंखें ईशानी की चिंता को से मिली। वो एक पल के लिए शब्द रह गया, लेकिन उसने तुरंत रिएक्ट किया और मुस्कुरा कर बोला, मैं ठीक हूँ। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपने होंठ को काटा और उससे पूछा, क्या मैं आप जा सकती हूँ? उद्धरण चिन्ह। हालांकि देव अच्छे जानता था कि एक बार उठने के तुरंत बाद ईशानी वहां से चली जाएगी, लेकिन फिर भी ये सुनकर उसका दिल काफी गहराई में डूब गया। उसकी आंखें उदास हो गई और उसके चेहरे की मुस्कान भी कुछ मजबूर हो गई थी। जरूर, मैं तुम्हें नीचे तक लेकर चलता हूँ। उद्धरण चिन्ह। थैंक यू। उद्धरण चिन्ह। ईशानी उसे देखकर कृतज्ञतापूर्वक मुस्कुराई। देव मुस्कुराया और आगे कुछ नहीं बोला। वह मुड़ा और पहले कमरे से बाहर चला गया। ईशानी उसके पीछे पीछे चल रही थी। वह नहीं जानती थी कि क्या वह ज्यादा सेंसिटिव है, लेकिन न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि अचानक ही देव का मूड काफी को हो गया हो। क्या यह इस वजह से था क्योंकि वह वहां से जा रही थी? अचानक ही उसे अपना विचार काफी बेकार लगा। वह लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे, तो भला वह उसके जाने की बात सुनकर उदास क्यों होगा? ईशानी ने इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दिया और उसके पीछे पीछे चलने लगी। नीचे जाने के बाद ईशानी वहां लॉबी में खड़ी होकर अभिमान के वहां आने का इंतजार करने लगी। देव भी उसके साथ वहां बैठा हुआ था। ईशानी थोड़ा शर्मिंदा हुई और बोली, थैंक यू मिस्टर श्रीवास्तव, लेकिन मैं अकेले इंतजार कर सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। देव ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर चला जाऊंगा तो मुझे तुम्हारी चिंता होगी। उद्धरण चिन्ह। ईशानी उसकी दयालुता को अस्वीकार नहीं कर सकी। कल उसने उसे पोस्ट पर देखा था। हालांकि उसे पोस्ट में वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन फिर भी उसकी पर्सनैलिटी को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके करीब जाना काफी मुश्किल बात होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसका यही हाल था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने वह काफी ज्यादा विनम्र था, लेकिन दूर से वह किसी के करीब नहीं था। लेकिन आज देव से बात करने के बाद ईशानी को कुछ और ही लगा। देव बिल्कुल किसी नारियल की तरह था, बाहर से जितना सख्त अंदर से उतना ही ज्यादा नर्म।
वह बहुत ही विचारशील और सज्जन व्यक्ति था। ईशानी, जिसे लग रहा था कि उसे कोई बड़ा रहस्य पता चल गया है, ने अपना से नीचे कर लिया और अनियंत्रित रूप से मुस्कुराई। वह नहीं जानती थी कि वह देव के लिए कितनी खास थी। देव हर किसी के साथ इस तरीके से बिहेव नहीं करता था, लेकिन ईशानी को वह हर किसी की गिनती में नहीं गिन सकता था। वह अलग थी। अभिमान जब वहां पहुंचा तो उसने ईशानी को एक आदमी के साथ खड़े हुए देखा। उसने अपनी भौहें चढ़ा ली और जब उसने देखा कि उसकी ईशानी ने अपना सिग्नेचर कर लिया था जबकि वह आदमी से प्यार से देख रहा था, अभी चलने के बजाय अभिमान वहीं खड़ा हो गया और उसने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, ईशानी। ईशानी ने जब वह परिचित आवाज सुनी, उसने तुरंत अपना सिर ऊपर उठाया और उसे तरफ देखा। अभिमान को वहां देखकर उसका सुंदर चेहरा खुशी से चमक उठा। अभी वह खुशी से उसकी तरफ दौड़ पड़ी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने कदमों में स्प्रिंग लेकर चल रही हो। वह दौड़ते हुए जाकर अभिमान के गले से लग गई। देव ने जब उन दोनों को एक दूसरे की बाहों में देखा तो उसने अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर भींच ली। उसके हैंडसम चेहरे पर एक उदास भाव छाया हुआ था। अभिमान ने ईशानी को कसकर गले लगा लिया। वह उसके शरीर, उसकी सांसों की गर्मी महसूस कर सकता था। उसे अपने करीब महसूस करके उसे काफी सुकून मिल रहा था। अभी तक उसके दिल में जो डर था वह धीरे धीरे शांत हो रहा था। अभिमान ने ईशानी को इतनी जोर से गले लगाया था कि उसे दर्द हो रहा था। हालांकि ईशानी ने इस बात का कुछ विरोध नहीं किया। वह चुपचाप उसके सीने पर अपना सरका हुए खड़ी थी। वह उसके दिल की धड़कनों को सुन सकती थी। अनटाइटल्ड चैप्टर 135। ईशानी अभिमान सीने से लगी हुई थी। कुछ देर तक शांत रहने के बाद वह धीरे से बोली, आई एम सॉरी अभी, मैंने तुम्हें फिर से चिंता में डाल दिया। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने उसे ढीला छोड़ और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसने उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और उससे पूछा, क्या तुम ठीक हो? उद्धरण चिन्ह। ईशानी मुस्कुराए और बोली, मैं बिल्कुल ठीक। फिर वह देव की ओर मुड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, अभी इन्होंने मुझे बचाया था। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने उसे तरफ देखा जहां ईशानी ने इशारा किया था और उसकी नजरें उसे आदमी से जाकर मिल गई। वह दोनों आदमी हाई फाइटिंग स्पिरिट के साथ एक दूसरे को घूर रहे थे। ईशानी को उनके बीच चल रहे कंपटीशन के बारे में पता नहीं था और उसने देव को अभिमान से इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, अभी ये देव श्रीवास्तव है। इस वक्त एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ये सबसे ज्यादा पॉपुलर एक्टर है। उद्धरण चिन्ह। उन दोनों के बीच चल रहा सिगरेट कंपटीशन तब खत्म हुआ जब देव ने पॉलिटिकली अपनी गर्दन हिलाई। अभिमान ने अपनी आईब्रो ऊपर उठे और फिर वो ईशानी के साथ देव के पास चला आया। थैंक यू सो मच, तुमने मेरी पत्नी को बचाया, अभिमान विनम्रता के साथ कहा। उसके मुंह से पत्नी शब्द सुनकर देव के चेहरे के भाव बदल गए और उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने कन्फ्यूजन के साथ ईशानी की तरफ देखा। ईशानी के होठों पर एक शर्मीली मुस्कुराहट आ गई। हाँ, यह मेरे पति अभिमान है। उद्धरण चिन्ह। देव के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। वह राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप के प्रेसिडेंट को जानता था, लेकिन उसने इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी कि अभिमान शादीशुदा होगा और उसकी पत्नी दुनिया की और कोई लड़की नहीं बल्कि ईशानी होंगी। क्या आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है मिस्टर श्रीवास्तव? उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने चिंतित होकर देव की ओर देखा जिसका चेहरा पीला पड़ गया था। मैं ठीक हूँ, देव ने जबरदस्ती मुस्कुरा कर कहा। लेकिन ईशानी को लगा कि वह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। वह उसे आगे कुछ कहना चाहती थी लेकिन अभिमान ने उसे रोक दिया। ईशानी, क्योंकि मिस्टर श्रीवास्तव को अपनी तबीयत ठीक महसूस नहीं हो रही है, हमें उन्हें और डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। चलो हम घर चलते हैं और उनके ठीक होने के बाद अगर उनसे मिलेंगे। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने देव पर गहरी नजर डाली। उसने एक ही तीसरे 2 निशाने कर लिए थे। एक तरफ उसने देव का शुक्रिया अदा किया और वहीं दूसरी तरफ ईशानी को वहां से जल्द अपने साथ ले गया। ईशानी को समझ नहीं आ रहा था कि अभिमान को वहां से जाने की इतनी जल्दी क्यों हो रही है। वह उसे इस बारे में पूछना चाहती थी लेकिन उसने देखा कि उसके चेहरे के भाव काफी ज्यादा सख्त है। वह बिल्कुल चुप हो गई और उसने देव की तरफ देखा जो अभी भी शांत अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे सिर्फ ऐसा लग रहा था या फिर बाकी वह थोड़ा उदास लग रहा था, जैसे उसने अपनी कोई कीमती चीज को दी हो। देव ने उसे जाते हुए देखा। ईशानी ने जो पलट कर उसे देखा तो अभी वह उसे देख रहा था। वह अभी भी पहले की ही तरह खूबसूरत थी लेकिन अब वह किसी और की पत्नी थी। इससे उसका दिल टूट गया। भले ही अब वह उसकी नजरों से ओझल हो गई थी, फिर भी देव उसे दिशा में देखता रहा जहां वह गई थी और बहुत देर बाद ही उसने अपनी नजर हटाई। इतनी देर खड़े रहने के बाद उसके पैर सो गए थे, इससे वह लगभग गिरने ही वाला था।
सौभाग्य से वहां पर छुपा हुआ बॉडीगार्ड उसकी मदद के लिए आगे आ गया। अभिमान को इन्वेस्टिगेट करने में मेरी मदद करो, उसने ठंडा लहसुन में ऑर्डर दिया। बॉडीगार्ड ने आदरपूर्वक जवाब देते हुए कहा, ओके सर। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद उसने देव की एलिवेटर तक धीरे धीरे चलने में मदद की। अभिमान ईशानी के हाथ को पकड़े हुए गाड़ी की तरफ जा रहा था। गाड़ी के पास जाकर उसने पैसेंजर सीट का दरवाजा उसके लिए खोला। ईशानी ने अपना सिर नीचे कर लिया और गाड़ी में बैठने लगी, लेकिन वह लगातार नर्वसली अभिमान के चेहरे की तरफ देख रही थी। तभी कार का दरवाजा जोर से बंद कर दिया गया। यह आवाज़ उसके सीने पर जोर से मुक्का मारने जैसी थी, जिससे उसे दम घुटने वाला दर्द महसूस हुआ। देव के घर से बाहर आते वक्त अभिमान ने एक शब्द में नहीं कहा। उसके एक्सप्रेशन काफी ठंडा और गंभीर थे, जिन्हें देखकर जाहिर था कि उसका मूड बहुत खराब है। ईशानी आज्ञाकारी ढंग से उसके पीछे चलती रही और एक शब्द भी कहने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने सोचा कि वह पहले ही काफी गुस्से में है, क्योंकि वह बैंक्वेट में शामिल होने पर जोर दे रही थी। अगर वह उसकी बात मानकर उसे बैंक्वेट में नहीं जाती तो जेसिका के द्वारा उसके खिलाफ लगभग कोई भी साजिश नहीं रची रही होती, इसलिए उसे पूरी तरह रात चिंता नहीं होती। अंततः ये सब उसकी खुद की वजह से हुआ है। उसने चुपचाप अपनी सिल्क बैग पुल की और उसे कसकर पकड़ लिया। उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी। वह खुद को उसे माफी मांगने के लिए तैयार कर रही थी। ईशानी इन सब चीजों के बारे में सोच रही थी, तभी गाड़ी के अंदर अभिमान की गहरी आवाज सुनाई पड़ी। ईशानी। उसने अपना चेहरा उसे तरफ घुमाया तो अभिमान ने उसको किस कर लिया। उसकी किस काफी ज्यादा रयुड थी, वह एक फिनिशिंग किस थी। वह दोनों उससे आगे बढ़ते तभी ईशानी के पेट में से एक आवाज आई। वह दोनों एक समय पर एक साथ हैरान हो गए, फिर उन्हें समझ आया कि क्या हुआ है। अभिमान हंसी बिना नहीं रह सका। ईशानी ने शर्माते हुए उसे खुद से दूर धकेल दिया। मुझे भूख लगी है, वो बुदबुदाई। अभिमान ने प्यार से उसके बालों को सहलाया और बोला, चलो घर चलते हैं और फिर मैं तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। ईशानी मीठी मुस्कान के साथ बोली, मुझे आज व्हाइट सॉस पास्ता खाना है। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, जो भी तुम चाहो। अभिमान ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें स्नेह से भरी थी। ईशानी फिर से खुश हो गई। अभिमान नाराज नहीं था। जब से ईशानी गायब हुई तब से ही आशीष बहुत बेचैन था। इधर से उधर चले जा रहा था और उसने शिवानी को लगभग पागल कर दिया था। उसे इस तरह चलते हुए देखकर शिवानी चिल्लाए, आशीष राजवंश, क्या तुम एक जगह शांति से बैठ नहीं सकते हो? तुम्हारी वजह से मेरा सर भी घूमने लगा है। उद्धरण चिन्ह। आशीष काफी दुखी दिख रहा था। मैं शांत कैसे बैठ सकता हूँ? अगर वह शांत रह सकता तो वह इधर उधर क्यों घूमता? शिवानी ने बेबसी से आह भरते हुए कहा, अभिमान पहले ही उसे लेने के लिए जा चुके हैं, जिसका मतलब है कि ईशानी बिल्कुल ठीक है। अब इसके बारे में तुम्हें चिंता मत करो। उद्धरण चिन्ह। ये सच था, लेकिन मुझे डर है कि अभिमान मुझे कड़ी सजा देंगे। उद्धरण चिन्ह। खैर, इस समय वह इसी बात को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित था। तो क्या इस वजह से वह चिंतित था? शिवानी की आंखें घूम गई। उसने उसे डांटे हुए कहा, अपनी हरकतों के चलते तो तुम अपने भाई से एक अच्छी खासी पनिशमेंट डिजर्व करते हो। उद्धरण चिन्ह। यहाँ तक कि मेरी कजिन को भी एक इतनी गंदी जगह पर रहने के लिए भेज दिया गया है। मैं पूरी तरह फंस चुका हूँ। उद्धरण चिन्ह। आशीष ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। रोहित सिर्फ एक बिजनेस ट्रिप पर है। तुम ऐसे बिहेव मत करो जैसे कि वह कभी वापस ही नहीं आएगा। उद्धरण चिन्ह। शिवानी ने अपनी आंखें घुमाए और आगे बोली, ईशानी जानती है कि इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो तुम्हें मिस्टर राजवंश की पनिशमेंट से बचा लेंगी। अभिमान तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाएंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आशीष की आंखें चमक उठी। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं तो ईशानी को बिल्कुल भूल ही गया था। उद्धरण चिन्ह। शिवानी ने अपनी आंखें मूंद ली। वो इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? शिवानी और आशीष अपनी अपनी सोच में खोए हुए थे, तभी दरवाजा खुला। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों एक साथ दरवाजे की ओर चले गए। ईशानी, ईशानी। उद्धरण चिन्ह। ईशानी को देखकर वो एक ही साथ में चिल्लाए। ईशानी चौंक गई और बेबसी से मुस्कुराए, क्या तुम दोनों मुझे डराकर मारने की कोशिश कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। ईशानी। आशीष ने अपनी बाहें फैला दी और उसकी ओर झपटा। ईशानी से चकमा देकर किनारे हो गई और आशीष और आगे की तरफ चला गया। वाई। आशीष ने उदास होकर ईशानी की तरफ देखा। ईशानी ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, आशीष, क्या तुम वाकई मुझे गले लगाना चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। मैं। आशीष को महसूस हुआ कि एक ठंडी नज़र उस पर पड़ी है।
उसने धीरे से ऊपर देखा और अपने बड़े भाई का भावहीन चेहरा दिखा। उसने तुरंत उसे समझाते हुए कहा, अभी मैं ईशानी को गले नहीं लगाना चाहता। मैं उसे बिल्कुल भी गले नहीं लगाना चाहता। उद्धरण चिन्ह। आशीष को देखते हुए ईशानी हंसती रही जबकि शिवानी ने एक ठंडी आवाज में कहा, डरपोक। उद्धरण चिन्ह। शिवानी आगे बढ़ी और उसने ईशानी को गर्मजोशी से गले लगाया। उसने कहा, भगवान का शुक्र है कि आखिरकार तुम सुरक्षित वापस लौट आई। उद्धरण चिन्ह। आई एम सो सॉरी, मैंने तुम सभी को चिंता में डाल दिया। ईशानी ने अपराध बोध से उसकी पीठ थपथपाई। शिवानी ने इसे जाने दिया और उसकी आंखों में निर्दयता की झलक उभर आई। ईशानी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला लूंगी। जेसिका और उसके सारे पार्टनर अपनी गलती का भुगतान करेंगे। उद्धरण चिन्ह। हाँ, आशीष ने सहमति व्यक्त की। क्यों सभी को ऐसा लगता है कि मेरी भाभी को इतनी आसानी से धमकाया जा सकता है? मैं निश्चित रूप से उन्हें 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। उद्धरण चिन्ह। आशीष, शिवानी, ईशानी ने प्यार से उन दोनों की तरफ देखा। उन दोनों को अपने लिए इतना चिंतित और पजेसिव देखकर उसे काफी अच्छा लग रहा था। जैसे ही ईशानी की आंखों से आंसू आने ही वाले थे, अभिमान की ठंडी आवाज सुनाई दी, आशीष, तुम्हें पहले अपने बारे में चिंता करनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आशीष के होश उड़ गए। उसने चिल्लाकर कहा, ईशानी, तुम्हें अब मुझे बचाना होगा। उद्धरण चिन्ह। इग्नोर हिम। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ईशानी को अपने साथ अंदर खींचकर ले गया। ईशानी, आशीष का चिल्लाना जारी रहा। ये देखकर शिवानी ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। उसने आशीष के कंधे को थपथपाया और कहा, गुड लक आशीष। उद्धरण चिन्ह। शिवानी, तुम बहुत खुश हो ना, है ना? आशीष को पता था कि वह बहुत खुश थी। शिवानी ने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया और अपनी बड़ी बड़ी आंखें झुकते हुए कहा, तुम सच में ये जानते थे? उद्धरण चिन्ह। शिवानी, आशीष ने अपने दांत पीस लिए। अरे, मैंने सुना है कि उसे जगह पर बहुत सारे मच्छर और कीटाणु हैं। तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। उद्धरण चिन्ह। शिवानी ने उसे देखकर मधुरता से मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने आशीष को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और वहां से चली गई। ईशानी ने वहां से जाते हुए आशीष की असहाय पुकार सुनी थी। हालांकि वह जानती थी कि वह ऐसा दिखावा कर रहा है, फिर भी वह उसे सहन नहीं कर सकी। अभी यह आशीष की गलती नहीं है। उसके साथ रोहित के जैसा व्यवहार मत करना। उद्धरण चिन्ह। ईशानी में आशीष के लिए गुहार लगाई। दरअसल बैंक्वेट में जो कुछ भी हुआ वह उसकी खुद की गलती थी। आशीष ने उससे कहा था कि वह उसे अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता है, लेकिन फिर भी उसने जबरदस्ती उसे वहां से भेज दिया था। वह नहीं चाहती थी कि उसकी गलती की वजह से कोई और फंसे। अभिमान ने अपना सिर नीचे किया और सीधे उसकी आंखों में देखा। वो क्या मुस्कुराया और बोला, ठीक है, तो तुम्हें भी उसके साथ सजा मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। क्या? ईशानी की आंखें आश्चर्य से फैल गई। लेकिन मुझे क्यों? उद्धरण चिन्ह। क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं सुनी। उद्धरण चिन्ह। उसके बहुत ही साधारण से कारण ने ईशानी को आवाज कर दिया। उसने उसकी बात नहीं सुनी थी। अभिमान ने उसे बैंक्वेट में जाने की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन फिर भी उसने जिद की और कहा कि वह अपनी रक्षा खुद कर सकती है। ये सोचकर उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। ठीक है, मैं तुम्हारी दी हुई सजा स्वीकार करती हूँ, लेकिन तुम प्लीज आशीष को कुछ मत कहना। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ईशानी ने कहा।